नमस्कार। आज हमारा मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का एक प्रकार का इमरजेंसी मीटिंग जैसा है। जिस तरह से हिमालय में चमोली में घटना बना, 100 से 50 मजदूर जो टनल में फंस गए हैं, कुछ लोग को निकाला गया, कब तक निकलेंगे नहीं निकलेंगे पता नहीं है, लेकिन ऐसे हादसाएं हिमालय में अक्सर होते रहते हैं। केदार घाटी में जो आपदा आया था, उससे हमने कोई सीख नहीं लिया। अभी हिमालय में डैम बैरेजेस बनते ही जा रहे हैं। अगर कोई भी गए होंगे या कोई भी जाने वाले हैं या वहाँ देखेंगे, रास्ता बन रहा है, पहाड़ टूट रहा है, डैम बन रहे हैं, बैरेजेस बन रहे हैं। पूरा हिमालय में कंस्ट्रक्शन की आवाज़ में डिस्टर्बेंस है, गूंज है, धूल है उधर। तो ये ऐसे परिस्थिति खड़ी हुई है कि ये एक हिमालय का चिरहरण जैसे हो रहा है। हिमालय का इन्वायरमेंट जो है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया है। ये जो घटना जो जिस बैरेज में हुआ, जिस डैम में हुआ, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के बाद भी ये डैम का काम चालू हुआ, और ये काम चालू होने के बाद कुछ बिजली भी उत्पादन भी हुआ था। लेकिन देखिए ना, कैसे ये इस घटनाएं घट रही है। और छोटे मोटे घटना तो घटते ही रहते हैं, लेकिन बड़ी घटना जब घटती है तब पता चलता है। इसके बारे में हमने गई कल हमने चर्चा रखा था, डॉक्टर मुकेश सिंबाल ने चर्चा किए थे, लेकिन डॉक्टर एसपी सती वो हमारे बीच में आज हैं। हमारे पुराने दोस्त हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट्री का। ये जो रानी चौरी में जो है उनका जो टेहरी में जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, खास डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट को लेकर, उसका वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सतीश साहब जैसे बहुत सारे जो हमारे थोड़े बहुत भी मित्र हैं वहाँ उत्तराखंड में, वो हिमालय को बचाने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने के बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये जो वहाँ के लोगों का जो राय, जो हिमालय को लेकर जो राय है, उसको कम्प्लीटली ना मानते हुए, इसको कम्प्लीट इग्नोर करते हुए, बिजली को उत्पादन करने के लिए, किसी भी तरह के इसको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक है। आज डॉक्टर एसपी सतीश साहब हमारे बीच में हैं, वो वहाँ से उत्तराखंड से और टेहरी से डायरेक्टली हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे सामने बात रखेंगे, उनकी बात हम सुनेंगे। बस अभी मैं इस सतीश साहब को बात करने के लिए मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ। यस प्लीज सर। ये जो उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा कैचमेंट में और उसकी सब ट्रिब्यूटरी एक धौली गंगा, और धौली गंगा के कैचमेंट में एक और ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं ऋषि गंगा में आए फ्लैश फ्लड के कारण जो व्यापक तबाही हुई, इसके बारे में कुछ तथ्य जो जानने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि ऋषि गंगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके कोर जोन से निकलती है, और इस रिवर के अपर कैचमेंट में शायद कहीं पे कोई वाटर बॉडी, कोई जलाशय बना। अब जलाशय बनने के दो कारण हो सकते हैं, या तो बड़ा लैंडस्लाइड, इस बीच बारिश बुरिश हुई तो बड़ा लैंडस्लाइड आया और उसने रिवर को ब्लॉक किया और उससे पानी भरा, तालाब बना, और उसके ऊपर फिर लैंडस्लाइड हुआ, उसने उस पानी को उछाल दिया, ब्रीच कर दिया। या तो ऐसा हुआ, या फिर ऐसा हुआ कि कोई ग्लेशियर लेक वहां पहले से मौजूद थी कि जो काफी बड़ी रही होगी, और उसमें भी लैंडस्लाइड हुआ या एवलांच आया और वो ब्रीच हुई। ये दो कारण हो सकते हैं। केवल ग्लेशियर तत्काल टूटे और उससे इतना पानी जनरेट हो, ये बात जरा थोड़ा गले नहीं उतरती है। लेकिन कुल मिलाकर ये दो स्थितियां थी, तो दोनों स्थितियों में ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। अदरवाइज इतनी बड़ी वाटर बॉडी अगर कहीं बन रही है तो रिमोट सेंसिंग की आजकल इतनी एडवांस टेक्निक हो गई है, और हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स पे लगे हुए हैं,
ये पता हो जाना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों नहीं। अब रही बात, ये घटना भले ही जाड़ों में इस तरह की घटनाएँ होती नहीं है, विंटर्स में नहीं होती हैं, विंटर्स में स्नोफॉल होता है, लेकिन ये जनरली कॉमन नहीं है। इस तरह की घटनाएँ बरसात में या गर्मियों में होती हैं। और पहाड़ में जब भी फ्लैश फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जब भी आए हैं, तो वो गर्मियों में आए हैं, बरसात के मौसम में आए हैं। ये अनकॉमन सा है, लेकिन एकदम ऐसा तो नहीं कह सकते, हमारे पास ये कहने का कोई कारण नहीं है कि हम कहें कि ये हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है। अब ये जिस स्ट्रीम में ये फ्लड आया, वो स्ट्रीम बहुत छोटी बहुत छोटी स्ट्रीम थी, और यद्यपि उसमें काफ़ी पानी आया, लेकिन वो इतना पानी नहीं था कि परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनकी बस्तियों को डैमेज कर पाता या जनधन की बहुत ज़्यादा हानि कर पाता, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ़ एक प्राकृतिक घटना ही होती, प्राकृतिक क्रिया ही होती है जो पहाड़ों में कॉमन है। इसको आपदा में परिवर्तित किया, इसको डिज़ास्टर में परिवर्तित किया है हम लोगों ने क्या, गवर्नमेंट ने जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ सैंक्शन करे, जो इंस्टॉल करे, वो जिन पर शुरू से ही कंट्रोवर्सी थी, जिन पर लगातार लोकल जो वहाँ के हैबिटेंट्स हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लगातार। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी ने भी इन डैम्स को बंद करने के निर्देश, वो रिकमेंडेशन दी थी कोर्ट में। इनको बोला गया था कि ये बिल्कुल ही खतरनाक जोन में है। ये जो जोन है, ये हायर हिमालय का जोन है। हायर हिमालय का जोन अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की गतिविधियां होती ही रहती हैं। ये मतलब जहां पर ये बना है जलाशय, ये जहां से ये टूटा है, फर्ज कीजिए कि वो आजकल न टूटता, बरसात में टूटता, जब सारे हिमालय की नदियां लबालब भरी रहती हैं, हर जगह बारिश होती है, और 2013 की जैसी अतिवृष्टि हर जगह जब होती है, तब टूटता, तो तब इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है पहले, जो 11 मेगावाट का, जिसपे कि जो सबसे पहले जो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया, उसका तो स्क्रैप आउट, उसका तो एक भी एविडेंस वहां पे बचा नहीं है। वो उड़ा है, वो तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन में। बफर जोन में जो लोकल वहाँ के हैबिटेंट्स हैं, गाँव वाले हैं, उनका आंदोलन ही ये रहा कि बफर जोन में हमको काश्तकारी के, हमको काम करने की कोई, हमको वो तुमने हमारे सारे वहाँ के राइट्स खत्म कर दिए हैं। वहाँ आप एक छोटा-सा पत्थर नहीं निकाल सकते। वहाँ इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने सैंक्शन किया। बिल्कुल, अगर कोई वहाँ पर नॉर्मल आदमी भी जाए, कोई जिसको ज्ञान नहीं है टेरेन का, वो भी बोलेगा कि यार ये तो कभी भी टूट सकता था। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। ये बात सच है कि जो जब ये हो गया, जब ये आपदा आई, तो उसके बाद 6 तारीख की सुबह की बात थी, 7 तारीख। तो उसके बाद काफ़ी बहुत तेज़ी से प्रोएक्टिव रेस्क्यू एंड रिलीफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑपरेशन शुरू हुए। सीएम ने भी बड़ी गंभीरता से बहुत प्रोएक्टिवली इसमें काम किया, वहाँ पहुँचे, मौके पर पहुँचे। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे अहम चैप्टर होता है प्रिपेयर्डनेस का। अब प्रिपेयर्डनेस में टेरेन की वल्नरेबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि कितना संवेदनशील यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आप उसकी समुचित अध्ययन होने चाहिए, उस क्षेत्र का समुचित अध्ययन होना चाहिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनका आकलन पहले, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो प्रणाली है, उसके द्वारा पहले तो समुचित उसको उसके अध्ययन, उसके नॉर्म्स हैं, देखा जाना चाहिए हर स्टेप पे कि कहाँ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। अब इस केस में देखा जाए तो इसमें स्टेट से लेकर सेंटर सारी एजेंसी, गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज कटघरे में है। आपने ऐसे प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया ही क्यों? और इतने बड़ी कंट्रोवर्सीज के बाद दिया क्यों? तो एक तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्क्रैप आउट होते हैं और आप कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस से हो गया है, आप बच जाते हैं। किसी न किसी पे तो ये अकाउंटेबिलिटी, इतने लोग मर गए, जिन्होंने सैंक्शन किया, जिन्होंने आइडिया कंसीव किया, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने इंस्टॉल किया, वो तो बेचारे अपनी जगहों पे, अपने घरों पे होंगे।
मरा तो गरीब का बच्चा है ना, जो वहाँ 10,000 15,000 में काम कर रहा था, 20,000 में काम कर रहा था। वो मर गए सारे के सारे, डेथ हो गए। और ताज्जुब की बात ये है, अभी तक हमको ये भी पता नहीं है कि एग्ज़ैक्ट आंकड़ा क्या है, जितने मरे हो। तो इससे सब हम गरीब के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी पे भी सवाल उठते हैं। यही नहीं, एक और बात भी, ऋषिगंगा जैसी कई ऋषिगंगाएँ हैं, जो कभी भी आउटबर्स्ट होती हैं, उनमें फ्लैश फ्लड आते हैं। और ऐसी स्थिति में हमने इस बीच क्या किया है कि चाहे सड़कों के कारण हो या ये रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट है, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ने उसपे भी हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसको कहते हैं चार धाम सड़क चौड़ीकरण योजना। 889 किलोमीटर की रोड है। इसमें 50-60 हज़ार के करीब तो पेड़ कट रहे हैं। और इससे जो मक जनरेशन हो रहा है, ये मुख्यतः ये सड़कें जो हैं, ये मुख्य जो मेन रिवर्स हैं, उनके अलोंग बनी बनी हैं। और ये जो इनके वाइडनिंग से जो मक जनरेट हुआ, जो मलबा जनरेट हुआ, उसको इन्होंने ढालों पे कहते तो हैं कि हमने मक डिस्पोजल साइट्स बना दी हैं, लेकिन वो साइट्स भी ऐसी हैं, वो नालों में डाली गई हैं, उसको भी रोकने का कोई प्रबंधन नहीं है। अगर बहुत बड़ी बारिश आती है और ये इसी तरह की घटना अगर बरसात में होती है, तो वो ये जो मक है, वो पानी, वो बारिश का पानी, वो नालों का पानी उस मक को भी साथ ले जाएगा। उससे क्या होगा, बाढ़ का पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, उसके काटने की, उसको विनाश करने की क्षमता, टेरेन को विनाश करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बड़ा आकार, बाढ़ का बड़ा आकार हो जाता है। हर प्रोजेक्ट में इस तरह की अनदेखी हम पहाड़ों में देख रहे हैं, सतत देख रहे हैं। अभी ये बात आती है और साइंटिस्ट भी इसमें बहुत जोर शोर से बोलते हैं, लगातार हम जैसे साइंटिस्ट तो लगातार भी बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी आजकल टैक्टिकली जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, वो चुप हो जाती है और कुछ दिन बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट इस तरह से आता है जिसमें हमको लगता है कि बहुत ही गड़बड़ है और हम बोलने लगते हैं, तब कहते हैं ये विकास विरोधी है। तो ये सतत प्रक्रिया है। 2013 की आपदा में हमने देखा कि उसमें किस तरह से एक बड़ी मौसमी घटना को, प्रक्रिया को बड़ी आपदा में कन्वर्ट कर दिया गया। वो अनियंत्रित निर्माण, वो चाहे तब केदारनाथ टाउनशिप में हो, चाहे रामबाड़ा में हो, चाहे नीचे गौरीकुंड में हो, उसके बाद लगातार नीचे के डाउन स्ट्रीम में हो। और उसके बाद जो डैम्स ने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने उस आपदा को एग्रीवेट किया। उसके 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 मक ने जो डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मक बना था, जो मलबा था, वो अनियंत्रित ढालों में डाला गया था। वो सब के सब उठ के और नीचे की बस्तियों में गया, उसमें विनाश का बड़ा कारण बना। इसका इसका एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस भी हमने प्रेजेंट किया, हमने पब्लिश भी किया, कोर्ट में भी वो एविडेंस रखे गए हैं। इसके बावजूद 2013 की जैसी आपदा, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि अब इसके बाद सब चीजें, कुछ लोग तो संभलेंगे और गंभीर होंगे, हम तो देख रहे हैं कि उसके बाद पर्यावरण का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। उससे ज्यादा कई ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि जो पर्यावरण पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सिविल सोसाइटी से लेकर वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और इस तरह के लोगों का जो संवेदनशील है, प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, टेरेन के प्रति संवेदनशील है, लोगों के प्रति संवेदनशील है, उनका एक बड़ा, एक इस तरह से कोई मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। एक इस तरह से एडवोकेसी का एक हस्तक्षेप का एक ऐसा ग्रुप खड़ा होना चाहिए, वो जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और क्षेत्रीय स्तर पर भी हो, जो कि इस तरह के क्रियाकलापों पर किसी तरह से तो दबाव बनाए कि ताकि रुके। अभी जो वहाँ, अच्छा, फिर उसके बाद एक बात, इसी घटना में जो ऋषिगंगा वाला ये जो अभी आपदा आई, उसमें एक बात और भी थी। ये बात मैंने तारीफ करी है कि रिस्पॉन्स उसमें एसडीआरएफ से लेकर, पुलिस से लेकर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रेस्क्यू रिलीफ में ठीक था। लेकिन उसके बाद आप देखिए, हम चीजों को कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कितना देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। एक छोटी सी स्ट्रीम थी ऋषिगंगा, उसमें बहुत भयंकर फ्लड आया, तो उसके डाउन स्ट्रीम में 2 प्रोजेक्ट खत्म हुए। वो इमीडिएटली 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बीच में, 20 किलोमीटर के बीच में ये सब हुआ। वो छोटी स्ट्रीम थी, वो इतना पानी अकोमोडेट नहीं कर सकती थी कि अलकनंदा जैसी बड़ी नदी में, और वो भी जाड़ों के मौसम में जब पानी का लेवल बहुत नीचे रहता है, तब वो बहुत बड़ा हैवॉक लेके आए या बहुत बड़ा
फ्लड लेके आए, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं। मैंने कम से कम सुबह ही इस बात को चेता भी दिया था, मैंने चैनलों पे कह दिया था, मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से समझाया भी था कि भैया इतना बड़ा अब हैवी डिप्लॉयमेंट डाउनस्ट्रीम में मत कीजिए, रेस्क्यू रिलीफ पे ध्यान दीजिए, नीचे एहतियात बरतने के लिए कहिए, नदी के किनारे न जाएं, ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन फ्लड आने की कोई संभावना नहीं है। आप देखते हैं तो इतना बड़ा पैनिक ही कर दिया कि हाइड्रो यहाँ टिहरी जो कि दूसरी स्ट्रीम है, भागीरथी स्ट्रीम, उसका पावर जनरेशन रोक दिया गया, उसका पानी कंप्लीट रोक दिया गया, ताकि नीचे डाउन स्ट्रीम में अलकनंदा जहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद बाढ़ ना आए। श्रीनगर में हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का कर दिया गया, एसडीआरएफ वगैरह पूरा मशीनरी आपने वहां लगा दी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग वगैरह। होना ही नहीं था, इतना इतना बड़ा वॉल्यूम का आकलन हम कर नहीं सकते। ये बहुत, मैं तो यहीं पर बैठ के, मैं तो दूर बैठा था, मैं रानी चौरी में बैठा था, मैंने कह दिया था इसकी अब संभावना नहीं है, जो होना था बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के डिजास्टर हो चुका है। ये भी एक प्रश्न उठाता है कि हम लोग खबड़-तबड़ और तात्कालिक तौर पर हम बिल्कुल ना अभी अभी कि अब भी जो होगा उसी उसी मानसिकता से काम करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस सारे डायमेंशंस पे सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये मैं पूरी बात अपनी कह पाया हूँ। धन्यवाद।